हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द एनालिस्ट। 1947 आजादी का साल, लेकिन एक अनकहे दर्द का भी। जब देश बंटा तो कई शहर सरहद के उस पार चले गए, लेकिन एक शहर ऐसा था जिसकी कहानी आज भी लाखों भारतीयों के मन में एक अनसुलझे सवाल की तरह चुभती है। लाहौर, पंजाब का दिल, भारत की विरासत। तो फिर लाहौर आखिर क्यों भारत का हिस्सा नहीं बन पाया? क्या इसके पीछे सिर्फ नक्शे की लकीरें थीं या कुछ गहरे राज जो इतिहास के पन्नों में दब गए हैं? आइए आज इसी अनसुने पहलू को उजागर करते हैं। 1947 भारत की आजादी और एक बड़े विभाजन का साल। लाखों लोगों का विस्थापन, अभूतपूर्व हिंसा और एक नई सरहद की लकीर। इस दौरान पंजाब का विभाजन एक दर्दनाक अनुभव था और इस दर्द के केंद्र में था लाहौर, पंजाब की ऐतिहासिक राजधानी, एक सांस्कृतिक और आर्थिक पावर हाउस। लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं था, यह पंजाब की आत्मा था। यह एक ऐसा शहर जहां सिख धर्म का गहरा इतिहास था, जहां मुगल विरासत अपने चरम पर थी और जहां हिंदू, सिख और मुस्लिम सदियों से साथ रहते थे। विभाजन से पहले लाहौर में हिंदुओं और सिखों की अच्छी खासी आबादी थी, जो शहर की संपत्ति और व्यापार में अहम भूमिका निभाती थी। 1941 की जनगणना के अनुसार लाहौर जिले की कुल आबादी लगभग 6,70,000 के आसपास थी। इसमें मुसलमान लगभग 60% थे, जबकि हिंदू और सिख मिलकर लगभग 40% के पास थे। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि लाहौर शहर और जिले में 80% संपत्ति हिंदुओं और सिखों के पास में थी। यह वित्तीय और सामाजिक रूप से उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। लाहौर सिर्फ आबादी के आंकड़ों से कहीं ज्यादा था। यह शहर लाला लाजपत राय जैसे महान नेताओं की कर्मभूमि रहा, जहां उन्होंने साइमन गो बैक जैसे विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। यह वही शहर था जहां भगत सिंह को भारत की आजादी के लिए फांसी दी गई थी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो लाहौर को प्राचीन लवपुरी भी कहा जाता है, जो भगवान राम के पुत्र लव ने स्थापित किया था। यह महाराजा रणजीत सिंह के शक्तिशाली सिख साम्राज्य की राजधानी भी था, जिनके पास कभी कोहिनूर हीरा था। यह शहर प्रमुख रूप से हिंदू सिख व्यापारी समुदाय और पेशेवर वर्ग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविदों के आर्थिक योगदान से फला फूला। सर गंगाराम जैसे दूरदर्शी व्यक्ति ने इस शहर को अपनी वास्तुकला और परोपकारी कार्यों से सजाया। सर गंगाराम अस्पताल, गुलाब देवी अस्पताल, जानकी देवी अस्पताल, दयाल सिंह कॉलेज और दयाल सिंह लाइब्रेरी जैसे संस्थान, ये सभी अनिवार्य रूप से हिंदुओं द्वारा चलाए जा रहे थे। गवाल मंडी में डॉक्टर खेड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल और ऐसे कई जगहें आज भी मौजूद हैं, जो उस समय के हिंदू सिख योगदान की गवाही देता है। यह शहर आर्य समाज आंदोलन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसने हिंदू धर्म में सुधारों को बढ़ावा दिया। यह सब इस बात का प्रमाण है कि लाहौर की पहचान सिर्फ मुस्लिम बाहुल आबादी से नहीं थी, बल्कि इसकी एक गहरी बहुसांस्कृतिक और बहुधर्मी विरासत थी। विभाजन का निर्णय ब्रिटिश सरकार ने लिया था और सीमा निर्धारण का जिम्मा सर रेडक्लिफ को सौंपा गया था। उन्हें महज कुछ हफ्तों में लाखों वर्ग मील की जमीन पर लकीर खींचनी थी। उनके सामने चुनौती थी जनसंख्या, संचार लाइनें, नहरें और प्रशासनिक इकाइयों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवहारिक सीमा बनाना। रेडक्लिफ कमीशन को निर्देश दिए गए थे कि वे मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों को पाकिस्तान में, गैर मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों को भारत में शामिल करें। पंजाब में यह काम सबसे मुश्किल था, क्योंकि यहां जनसंख्या का वितरण काफी जटिल था। कई भारतीयों, खासकर सिखों और पंजाब के हिंदुओं को उम्मीद थी कि लाहौर भारत का हिस्सा बनेगा। इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अहमियत को देखते हुए यह एक स्वाभाविक अपेक्षा थी। यहां तक कि कुछ शुरुआती चर्चाओं में भी लाहौर को भारत में रखने की संभावना पर विचार हुआ था। वरिष्ठ भाजपा नेता वीके मल्होत्रा
जिनका जन्म 1931 में लाहौर में हुआ था। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि लाहौर की सड़कों पर आम आदमी को पूरा यकीन था कि लाहौर भारत के साथ ही रहेगा। लोगों को यह अविश्वसनीय खबर कि शहर पाकिस्तान जा रहा है तब समझ में आई जब उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को अपने परिवारों को सुरक्षित कर पूर्वी पंजाब की ओर भागते देखा। यह दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर लोगों की उम्मीदें और तत्कालीन धारणाएं क्या थी। लेकिन रेडक्लिफ ने अंततः लाहौर को पाकिस्तान को देने का फैसला किया। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। सबसे प्रमुख कारण था लाहौर जिले में मुसलमानों का बहुमत होना। भले ही शहर में अनुपात थोड़ा अलग था, रेडक्लिफ का मुख्य मानदंड मेजॉरिटी पॉपुलेशन था। और इस फैसले के पीछे एक चौंकाने वाला रहस्य भी है। प्रख्यात पत्रकार और लेखक स्वर्गीय कुलदीप नैयर ने अपनी किताब स्कूप इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम द पार्टीशन टू द प्रेजेंट इनमें लिखते हैं कि रेडक्लिफ कमीशन के चेयरमैन सर रेडक्लिफ ने स्वतंत्रता के लगभग 25 साल बाद उनसे खुद कबूल किया था, जिन्होंने बोला कि मैंने लगभग तुम्हें लाहौर दे दिया था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं होगा। मैंने कलकत्ता पहले ही भारत के लिए तय कर दिया था। रेडक्लिफ के इस बयान से एक सवाल उठता है, क्या उन्होंने ढाका या कराची को बड़ा शहर नहीं माना था? अब आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या तत्कालीन भारतीय नेतृत्व लाहौर पर सैन्य दबाव बना सकता था या उसे मिलिट्री इंटरवेंशन के थ्रू इंडिया में ला सकता था? उस समय भारत की सेना भले ही विभाजन की प्रक्रिया में थी, पाकिस्तान की नवगठित सेना से अधिक संगठित और बेहतर इक्विप्ड थी। हालांकि यह विचार कई जटिलताओं से भरा था, जिसमें से पहला, भारत ने शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर विभाजन को स्वीकार किया था। सैन्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाती, खासकर जब यूनाइटेड किंगडम जैसे देश मीडिएशन कर रहे थे। एक नए राष्ट्र के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति दांव पर थी। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे प्रमुख नेताओं का दृष्टिकोण था कि विभाजन को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि बलपूर्वक। अगर भारत ने सैन्य रूप से लाहौर पर कब्जा करने की कोशिश की होती तो यह एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध का कारण बन सकता था, जिसके परिणाम अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी होते। सेना के भीतर भी विभाजन की प्रक्रिया चल रही थी। एक सैन्य अभियान चलाना बेहद मुश्किल होता, जब सैनिक और अधिकारी दोनों ही नए देश में अपनी जगह ढूंढ रहे थे। उस समय भारतीय सेना स्वयं एक बड़े पुनर्गठन के दौर से गुजर रही थी। तत्कालीन भारतीय नेतृत्व एक ऐसे भारत की नींव रखना चाहते थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सद्भाव का समर्थक हो। तो एक सवाल सामने आता है, लाहौर का भारत के हिस्से में ना आना, क्या यह इतिहास का एक चूक था? तो इसके दो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। यदि लाहौर भारत का हिस्सा होता तो पंजाब का विभाजन कम दर्दनाक होता, भारत को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र मिलता और भविष्य में शायद पश्चिमी सीमा पर तनाव कम हो सकता था। यह उस आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को भी बचा लेता जो हिंदू और सिख समुदायों ने सदियों से लाहौर में बनाई थी, और हजारों लोगों के विस्थापन को टाला जा सकता था। दूसरा पर्सपेक्टिव यह भी है कि तत्कालीन भारतीय नेतृत्व ने एक बड़े रक्तपात और अंतर्राष्ट्रीय बदनामी से बचने के लिए व्यवहारिक और सैद्धांतिक निर्णय लिए। एक सैन्य कदम से अनिश्चितता और युद्ध का माहौल बनता, जिससे भारत के नवजात राष्ट्र निर्माण पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता। तत्कालीन परिस्थितियों में जब विभाजन की हिंसा चरम पर थी, एक और सैन्य संघर्ष से स्थिति और भी बेकाबू हो सकती थी। इस निर्णय को केवल एक भौगोलिक हानि के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े संघर्ष को टालने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। दरअसल क्या होता अगर ऐसा हो जाता? क्या होता अगर वैसा हो जाता? इतिहास को इस चश्मे से देखना हमेशा आसान होता है। 1947 में भारतीय नेतृत्व के सामने असाधारण चुनौतियां थी। उन्हें न केवल एक राष्ट्र का निर्माण करना था, बल्कि एक विभाजन के दर्दनाक परिणामों को भी संभालना था।
लाहौर का विभाजन उस समय के जटिल राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक संदर्भ में लिया गया एक निर्णय था। इसमें रेडक्लिफ का अपना तर्क, जनसंख्या का आधार और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के व्यापक सिद्धांत शामिल थे। साथ ही एक नए राष्ट्र की प्राथमिकताएं भी। यह आज भी एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई आसान या एक तरफा जवाब नहीं है और शायद कभी नहीं होगा। So that's it from my side and this is the end of this story. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।